स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेज़र जिसका नाम है रूबी लेज़र। तो जो रूबी लेज़र होता है ये फर्स्ट लेज़र था जिसने कि लेज़र लाइट को वर्ल्ड को दिखाया था कि लेज़र लाइट क्या होती है। रूबी लेज़र चूंकि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए आपको बड़ा ही सिस्टमेटिक इसको लिखना पड़ेगा, इसके डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अगर हम मेन पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपको बताना पड़ेगा वो है वर्किंग मटेरियल, या इसी को एक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो वर्किंग मटेरियल जो है यहाँ पे वो एक रूबी का क्रिस्टल होता है। ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये ग्लास एनवलप है और इसके अंदर ये रूबी क्रिस्टल रखा हुआ है। तो ये वर्किंग मटेरियल है आपका रूबी क्रिस्टल। अब रूबी क्रिस्टल जो है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब आप डोप करते हैं बहुत ही कम मात्रा में 0.05% क्रोमियम डाइऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आप लेते हैं उसमें बहुत कम क्वांटिटी में क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो फिर ये रूबी क्रिस्टल बनता है। और इसको आप इस तरीके से डोप करते हैं तो कुछ एल्युमिनियम एटम, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एल्युमिनियम एटम्स, सम ऑफ एल्युमिनियम एटम्स दे रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयंस। तो ये क्रोमियम आयंस के द्वारा ये एल्युमिनियम एटम्स कुछ रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पे वर्किंग मटेरियल की। फिर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक ग्लास एनवेलप है जिसमें इस रूबी क्रिस्टल को रखा गया है। और फिर आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्पाइरल सी ट्यूब इसके चारों तरफ लपेट दी गई है। तो ये जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन में पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो है वो किसके द्वारा आप करवाते हैं? वो आप करवाते हैं ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब के द्वारा। और ये ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब आप देख रहे हैं कि ये पावर सप्लाई से भी कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग प्रोवाइड करती है। फिर तीसरी चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और इसका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, वो है रेजोनेंट केविटी। तो रेजोनेंट केविटी के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पार्ट इस रूबी क्रिस्टल का, ये आप देख रहे हैं ये पार्शियली सिल्वर्ड है और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये परफेक्ट सिल्वर पेंट है। तो ये इसको अपन कहते हैं रेजोनेंट केविटी। और चौथा कंस्ट्रक्शन में आपको बताना है यहाँ पे कूलिंग डिवाइस। तो कूलिंग डिवाइस के लिए आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाटर एंटर हो रहा है और यहाँ से ये एग्जिट हो रहा है। तो ये चारों तरफ वाटर की सप्लाई भी करते हैं। तो ये मेनली कंस्ट्रक्शन में आपको इतने 4 पॉइंट इसके कवर करने। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होती है। तो वर्किंग और एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज ELD, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपको वर्किंग और एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों एक साथ एक्सप्लेन करना है। तो वर्किंग में स्टार्ट अपन कहाँ से करेंगे कि जैसे ही ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब को ऑन किया जाता है पावर सप्लाई के थ्रू, तो इसका नाम ही है ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब। तो एकदम से बहुत सारी वाइट लाइट जो है काफ़ी ह्यूज मात्रा में ये रूबी क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है। अब रूबी क्रिस्टल में जो क्रोमियम आयंस हैं वो क्या करते हैं, इस वाइट लाइट जो रहती है, इस वाइट लाइट के ग्रीन और येलो, ये 2 कलर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं और ये पहुंच जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये E1 से ये जो है ये पहुंच गए हैं E3 पे। मतलब ये यहाँ पे ये आप देखिए ये इधर से इधर और इधर, तो ये 2 अलग अलग आपको दिख रहे हैं लेवल्स। तो इसका रीजन ये है कि ग्रीन और येलो लाइट इनका क्या होता है कि वेवलेंथ अलग अलग है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो नीचे वाले लेवल पे आएगा और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ऊपर वाले लेवल पे जाएगा।
क्योंकि E इक्वल्स टू एच न्यू या SC बाय लेमडा, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल कम अडॉप्ट करेगा, और वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा एनर्जी लेवल अडॉप्ट करेगा। तो वो यहाँ पे ये पहुँच गए एक्साइटेड स्टेट पे। इसको अपन टेक्निकली कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। इसको अपन कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये यहाँ पे जो पहला स्टेप अपन ने देखा कि यहाँ पे जो है ये अपन को अचीव हो गया पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस आर मोर इन एक्साइटेड स्टेट्स कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गए। अब वहां पे ये जब आयंस क्रिस्टल के ये ऊपर लेवल पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये क्रिस्टल से कोलाइड करते हैं, क्रिस्टल लेटिस से टकराते हैं और कुछ एनर्जी लॉस होती है। और एनर्जी लॉस के बाद वो आप देख रहे हैं कि ये E2 में आना चालू हो गए। तो E2 यहाँ पे क्या है? E2 यहाँ पे है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट, और ये E3 E4 आप देख रहे हैं ये E2 है। तो थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए कि ये भी एक्साइटेड स्टेट है और मेटास्टेबल स्टेट भी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिस एक्साइटेड स्टेट में आयंस कम देर रुक रहे हैं, काफी कम समय के लिए, मतलब मान लीजिए 10 टू द पावर -10 सेकेंड और यहाँ पे 10 टू द पावर -8 सेकेंड, तो जहां पे कम समय के लिए रुकते हैं उसको अपन कहते हैं उस एक्साइटेड स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे ये एनर्जी को लॉस करके क्रोमियम आयंस E2 में इकट्ठे होना चालू हो गए। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट और E2 के बीच का डिफरेंस, इस डिफरेंस के एनर्जी के बराबर फोटॉन्स यहाँ पहले से ही अवेलेबल रहते हैं। अब ये फोटोन आए कहाँ से? इस एनर्जी लेवल के। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, मतलब क्रोमियम आयन जब E3 E4 से E2 में आ रहे थे तो वो इस डिफरेंस के बराबर फोटोन तो एमिट करते जा रहे थे, वो फोटोन तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रहे हैं और वो इस डिफरेंस के बराबर या उससे ज्यादा है। तो ये जो सराउंडिंग फोटॉन्स है, ये सराउंडिंग फोटॉन्स यहाँ पे जितने भी ये क्रोमियम आयंस इकट्ठे हुए थे इनसे कोलाइड करके इनको नीचे कर देते हैं ग्राउंड स्टेट में। और ये जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक साथ आप देख रहे हैं सारे लाइट को एमिट करते हैं। और वो जो फोटॉन्स यहाँ पे इस स्टेज में, मतलब E2 से ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयंस आ रहे हैं सारे, और सबने एक साथ एनर्जी को एमिट कर दिया। जो फोटॉन्स को एमिट किया उनकी वेवलेंथ जो है वो लगभग 7943 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये लगभग बराबर होती है किसकी वेवलेंथ की? रेड कलर की 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो सारे फोटोन यहां से निकलेंगे वो यूनिडायरेक्शन, हाई इंटेंसिटी, परफेक्ट कोहेरेंट, तो आपको यहाँ पे रेड कलर की लेजर लाइट प्राप्त होगी और ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं क्रोमियम। अब आपको फिर से अगर लेजर चाहिए तो आप फिर से ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब को ऑन करेंगे, फिर से ये प्रोसेस होगी। इस तरीके से आपको ये जो लेजर है यहाँ पे प्राप्त होती है। तो अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल है, फिर ये एक्साइटेड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है, मतलब मेजर पार्ट आप देखेंगे तो 3 लेवल्स का रोल है यहाँ पे। इसलिए रूबी लेजर को अपन एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज 3 लेवल लेजर सिस्टम। ये 3 लेवल लेजर सिस्टम कहलाता है क्योंकि यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल का पार्टिसिपेशन होता है। और बाद में जो गैसियस लेजर है उनमें मेटास्टेबल स्टेट और बढ़ जाती है, इसलिए उनको अपन 4 लेवल लेजर सिस्टम कहते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से अपन वर्किंग और ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इनको अपन एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद लास्ट में आपको जो एंड करना है वो एंड आप करेंगे इसकी कमियां, या इसको अपन कह सकते हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ रूबी लेजर। इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या कमियां हैं, उनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो आपने ये देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही कॉस्टली और स्पेस भी बढ़ जाता है इंस्ट्रूमेंट का उससे, वो है कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम का पहले हम ये देखते हैं कि जरूरत क्यों पड़ रही है। कूलिंग सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अभी ग्राउंड स्टेट से क्रोमियम आयंस जो है वो इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे
और ये यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट है। तो जब ये मेटास्टेबल स्टेट में आ रहे हैं, अब जब वो यहाँ पे आए तभी तो फिर आपको लेजर मिला कि भाई यहाँ से फिर फोटॉन्स इनसे टकराए, सारे क्रोमियम आयंस नीचे आ गए और यहाँ पे आपको लेजर लाइट मिल गई। ये तो हो रहा है, लेकिन एक ही मेटास्टेबल स्टेट अवेलेबल होने से आप देख रहे हैं कि ये पूरे क्रोमियम आयंस, इनको यहाँ पे जगह नहीं मिली, मतलब इनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस कारण। और दूसरी बात ये है कि एफिशिएंसी भी लो है इसकी। तो एक और पॉइंट आप बता सकते हैं, लो एफिशिएंसी। तो अब सारे क्रोमियम आयंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी तो लो रहेगी। अब दूसरी बात आपने देखा कि ये जो क्रोमियम के आयंस व्हाइट लाइट से एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड में पहुंचे, तो आपने अभी डायग्राम में देखा कि केवल ग्रीन और येलो ये 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है। बाकी अब व्हाइट लाइट में तो 7 वेवलेंथ होती है, पर 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। बाकी की जो लाइट होगी वो क्या करेगी, इस क्रिस्टल के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जिसके कारण आपको ये कूलिंग सिस्टम, कूलिंग डिवाइस का यूज करना पड़ रहा, और इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली भी हो रहा है और उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेजर यहाँ पे ड्रॉबैक्स है। अब तीसरा यहाँ पे है कि जो लेजर आपको मिल रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ पल्स, मतलब कंटिन्यूअस लेजर नहीं मिल रहा। अब आप भी जानते हैं कि एप्लीकेशन अगर लेजर की चाहिए तो आपको लेजर कंटिन्यूएशन में मिलना चाहिए, यहाँ पे तो पल्स में मिल रही है। तो पल्स में क्यों मिल रही है, क्योंकि ये क्रोमियम आयंस जब नीचे आए लेजर मिला आपको, अब दूसरा लेजर आपको फिर से लाइट चाहिए तो फिर से आपको ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब ऑन करना पड़ेगी, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगी। तो अब उतनी देर का टाइम गैप पड़ गया। तो लेजर यहाँ पे आपको पल्स के फॉर्म में मिल रही है, कंटिन्यूअस नहीं मिल रही है। तो ये मेनली ये 3 इसकी शॉर्टकमिंग्स, या आप इसको ड्रॉबैक कह सकते हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये आपको लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इतना आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन पर्याप्त होगा रूबी लेजर का। थैंक यू वेरी मच।